एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या अनरिजर्व्ड हो। और अब सिस्टम का दूसरा हिस्सा देखिए, रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट जिसका एडमिशन कोटा से हुआ है, उसकी नेम प्लेट पर कोटा लिखना चाहिए। सुनने में ये लाइन एग्रेसिव लग, मोबाइल रिचार्ज के 4 एक्स्ट्रा दिन तो दिखाई दे गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3-3 साल खोते स्टूडेंट्स वो आपको कब दिखाई देंगे? एक ही एग्जाम, एक ही सिलेबस, एक ही इंटरव्यू, एक ही एमबीबीएस डिग्री, और आखिर में मरीज की जान भी बराबर। फिर एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन के रूल्स कैटेगरी देखकर अलग क्यों हो जाते हैं? ये सवाल पूछते ही कुछ लोग बोलेंगे आप और मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, आप कमजोर वर्गों के खिलाफ हैं। नहीं, मैं सपोर्ट के खिलाफ नहीं हूं, मैं अलग रूल्स को बिना सवाल के एक्सेप्ट करने के खिलाफ हूं। क्योंकि सोशल जस्टिस का मतलब ये नहीं हो सकता एक स्टूडेंट की मदद करने के लिए दूसरे इनोसेंट स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी कम कर दो। लेकिन इस डिबेट में झूठ दोनों तरफ बोला जाता है। सोशल मीडिया पर 650 वर्सेस 350 मार्क्स के ग्राफिक्स घूमते हैं। हर ग्राफिक सही नहीं होता। नीट का क्वालिफाइंग कट ऑफ और एक्चुअल मेडिकल एडमिशन कट ऑफ अलग चीजें हैं। तो क्या रिजर्वेशन पर सवाल खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। असली सवाल यह है, अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ का कोई मतलब नहीं तो कैटेगरीज के हिसाब से अलग क्यों? और अगर उसका मतलब है तो एक ही मेडिकल प्रोफेशन के लिए अलग क्यों है? एक ही रूल में दोनों बातें सही नहीं हो सकती, और ये इस कहानी का पहला हिडन फैक्ट है। आपने कई बार सुना होगा जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी तो इतनी सारी सीट्स हैं, लेकिन जिसे लोग जनरल सीट्स बोलते हैं असली में वो ओपन सीट होती हैं। उस सीट पर किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट अपने मार्क्स के दम पर आ सकता है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या अनरिजर्व्ड हो। और अब सिस्टम का दूसरा हिस्सा देखिए, रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट ओपन सीट्स के लिए भी कंपीट कर सकता है और अपनी रिजर्व सीट्स के लिए भी, लेकिन अनरिजर्व्ड स्टूडेंट सिर्फ ओपन सीट्स के लिए कंपीट कर सकता है। मतलब एक दरवाजा सबके लिए खुला है और दूसरा दरवाजा सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाने वालों के लिए। और अब सवाल किसी स्टूडेंट से नहीं है, सवाल सिस्टम के डिजाइन से है। जनरल स्टूडेंट के लिए कोई अलग प्रोटेक्टेड जनरल कोटा नहीं होता, उसके लिए केवल ओपन कंपटीशन होता है। तो अगली बार कोई बोले जनरल वालों के पास भी बहुत सारी सीट्स हैं, तो उसे सिर्फ इतना पूछिए क्या उन सीट्स पर केवल जनरल स्टूडेंट आ सकता है, और उसका जवाब आपको यही मिलेगा, नहीं। फिर वो जनरल कोटा कैसे हुआ? देखिए, उसका नाम जनरल है लेकिन कंपटीशन सबके लिए है, रिजर्व पूल सबके लिए नहीं है। क्या इस एक तरफा व्यवस्था का सवाल पूछना गलत है? अब दो स्टूडेंट्स की कहानी समझिए। पहला स्टूडेंट किसी पिछड़े गांव से आता है, स्कूल कमजोर था, कोचिंग नहीं मिली, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था। उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना चाहिए, सिर्फ बराबर नहीं, दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा मिलना चाहिए। अब दूसरा स्टूडेंट देखिए, उसके पिता छोटी प्राइवेट जॉब करते हैं, घर पर लोन है, कोचिंग की फीस उधार लेकर भरी गई है, परिवार कागजों में बहुत गरीब नहीं है लेकिन असली जिंदगी में अमीर भी नहीं है। ये ईडब्ल्यूएस की सीमा से थोड़ा बाहर रह गया और रिजर्व कैटेगरी में भी नहीं आता। अब सरकार उससे ये नहीं पूछती तुम्हारा स्कूल कैसा था, तुम्हारे माता पिता कितने पढ़े हैं, घर में कितने डिपेंडेंट्स हैं, कितना लोन चल रहा है, तुम्हारे शहर में कोचिंग अवेलेबल थी या नहीं। उसकी पूरी जिंदगी को एक शब्द में खत्म कर दिया जाता है, जनरल। और जनरल का ऑटोमेटिक मतलब मान लिया जाता है कि इसको सब सुविधाएं मिली होंगी। लेकिन क्या हर अनरिजर्व स्टूडेंट गरीब होता है? क्या हर जनरल स्टूडेंट अमीर होता है? बिल्कुल नहीं। फिर मदद असली हालात देखकर क्यों नहीं दी जाती, सिर्फ जन्म की कैटेगरी देखकर क्यों? क्योंकि किसी परिवार की असली हालत जांचना मुश्किल काम है, सरनेम और सर्टिफिकेट आसान काम है, और हमारे सिस्टम को मुश्किल रिफॉर्म्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आसान शॉर्टकट हो भाई, वाह, मजा आ जाए। देखिए, SC/ST कम्युनिटीज ने लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन सहा है, उन्हें पढ़ाई से रोका गया, कई प्रोफेशन से दूर रखा गया। इस सच को नकारना गलत होगा, लेकिन यह सवाल पूछना भी गलत नहीं है, उस पुराने अन्याय को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, समाज की, एजुकेशन सिस्टम की, या आज वो एग्जाम देने वाला 18 साल का स्टूडेंट उसका बिल भरेगा? उस स्टूडेंट ने न किसी को स्कूल जाने से रोका, न किसी को नौकरी करने से रोका, उसने किसी को न पानी लेने से रोका। तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटी से इतिहास का हिसाब पूरा क्यों किया जा रहा है? सरकार को कमजोर बैकग्राउंड के स्टूडेंट को बचपन से मजबूत बनाना है, अच्छा स्कूल देना था, अच्छे टीचर्स देने थे, फ्री कोचिंग देनी थी, हॉस्टल देना था, बुक्स, इंटरनेट, मेंटरशिप, ये सब चीजें प्रोवाइड करनी थी। लेकिन सरकार 15-20 साल तक ये सब नहीं देती, फिर एग्जाम के गेट पर पहुंचकर बोलती है कोई बात नहीं, कट ऑफ कम कर देते हैं। वाह, स्कूल ठीक नहीं कर पाए तो कट ऑफ ठीक कर दीजिए, टीचर्स नहीं पहुंचा पाए तो परसेंटाइल कम कर दीजिए। स्टूडेंट को ऊपर उठाना मुश्किल था, इसलिए कंपटीशन की सीटी छोटी कर दो। ये सोशल जस्टिस है या सरकार
अपने फेलियर को एक नोटिफिकेशन के पीछे छिपा रही है। नीट को कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। अब उस एग्जामिनेशन पर आते हैं जो देश के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर चुनती है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ में जनरल और रिजर्व कैटेगरीज के बीच में बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के 950 मार्क्स हैं, लेकिन जनरल कट ऑफ 963 है, वो रिकमेंडेशन से बाहर हो सकता है। और दूसरी तरफ एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 902 है, 902 मार्क्स वाला कैंडिडेट अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि 902 मार्क्स वाला कैंडिडेट इनकैपेबल ऑफिसर होगा। यूपीएससी मार्क्स किसी ऑफिसर की पूरी जिंदगी की परफॉर्मेंस तय नहीं करते, लेकिन अनकंफर्टेबल फैक्ट ये है 950 मार्क्स वाला कैंडिडेट अगर बाहर हो सकता है तो 902 मार्क्स वाला कैंडिडेट अंदर कैसे जा सकता है। दोनों ने वही एग्जाम दिया, वही पेपर्स लिखे, वही इंटरव्यू दिया, और एक के मार्क्स ज्यादा हैं फिर भी वह बाहर, दूसरे के मार्क्स कम हैं फिर भी वो अंदर। अब बताइए, क्या 950 मार्क्स वाले स्टूडेंट का दर्द नकली है? क्या उसकी मेहनत कम थी? क्या उसके परिवार का सैक्रिफाइस छोटा था? या उसका दर्द सिर्फ इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी कैटेगरी पॉलिटिकल स्लोगन नहीं बनाती? 950 मार्क्स वाले कैंडिडेट को रिकमेंडेशन नहीं मिलने के बाद क्या होगा? वो गायब नहीं हो जाएगा, वो कॉर्पोरेट ज्वाइन करेगा, कंसल्टिंग में जाएगा, टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करेगा, और शायद फॉरेन चला जाए, और उसका टैलेंट किसी प्राइवेट कंपनी या दूसरे देश की ग्रोथ में यूज होगा। और फिर हम भाषण सुनेंगे, देश का टैलेंट विदेश क्यों जा रहा है, यंग पीपल गवर्नमेंट सिस्टम से दूर क्यों जा रहे हैं। भाई, जो सिस्टम उसे बार बार बोलेगा तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन तुम्हारी कैटेगरी गलत है, तो वो कितने साल उसी दरवाजे पे बैठा रहेगा? वो कॉर्पोरेट जाएगा, विदेश जाएगा, स्टार्टअप बनाएगा, और फिर देश बोलेगा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। टैलेंट को बाहर भी तुम धकेलो, उसके जाने पर दुख भी तुम्हें हो। ये क्या मजाक है? देखिए, नेशन बिल्डिंग के लिए हाई परफॉर्मिंग कैंडिडेट को बाहर रखने की कीमत कौन कैलकुलेट करेगा? कोई नहीं, क्योंकि उसका नुकसान तुरंत वोट में दिखाई नहीं देता। इन सब बातों पर कोई जवाब दे सकता है? एग्जाम मार्क्स से थोड़ी पता चलता है कि कौन अच्छा डॉक्टर है या ऑफिसर बनेगा। बात आधी सही है, नीट कोई आईक्यू टेस्ट नहीं है, यूपीएससी स्कोर किसी इंसान की पूरी इंटेलिजेंस नहीं बताता। कम मार्क्स का मतलब कोई बेवकूफी नहीं है, और ज्यादा मार्क्स का मतलब कोई महान इंसान भी नहीं। लेकिन मार्क्स पूरी तरह बेकार भी नहीं हो सकते, और अगर मार्क्स का कोई मतलब नहीं तो एग्जाम क्यों हो रहा है? रैंक क्यों बन रही है? सिलेक्शन स्कोर पर क्यों होता है? जब मार्क्स अपने फेवर में हो तब मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब मार्क्स का गैप अनकंफर्टेबल लगे तब अचानक कहा जाता है मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है। ये लॉजिक नहीं है, ये कन्वीनियंस है। एग्जाम परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम वाले दिन किसकी प्रिपरेशन, नॉलेज और परफॉर्मेंस बेहतर थी उसका इंडिकेशन तो देता है। वरना एग्जाम बंद कर दीजिए, लॉटरी निकाल दीजिए, कैटेगरी वाइज पर्चियां डालिए और डॉक्टर तथा ऑफिसर चुन लीजिए। कम से कम स्टूडेंट्स के 5-6 साल तो बचेंगे। और गुस्से में कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, जिसका एडमिशन कोटा से हुआ है उसकी नेम प्लेट पर कोटा लिखना चाहिए। सुनने में ये लाइन एग्रेसिव लगती है, कमेंट्स में तालियां भी मिल सकती हैं, लेकिन जरा सोचिए, कास्ट लेवल डॉक्टर की क्लिनिकल कॉम्पिटेंस बताएगा? नहीं। क्या पेशेंट उस लेवल को देखकर निष्पक्ष रहेगा? बिल्कुल नहीं। वह डॉक्टर का इलाज देखने से पहले उसकी कास्ट देखेगा। ये पॉलिसी रिफॉर्म नहीं होगा, ये पब्लिक कास्ट सिमुलेशन बन जाएगा। इसलिए नेम प्लेट पर कॉम्पिटेंस लिखिए, एनएमसी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए, क्वालिफिकेशन दिखाइए, स्पेशलाइजेशन दिखाइए, कॉमन क्लिनिकल सर्टिफिकेशन दिखाइए, सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ तो वह भी दिखाइए। पेशेंट को यह जानने का अधिकार है कि डॉक्टर कॉम्पिटेंट है या नहीं, उसकी कास्ट जानने का नहीं। कास्ट नहीं, क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस पब्लिक कीजिए। अब मान लेते हैं कि एंट्री पर स्टूडेंट के मार्क्स अलग थे, लेकिन एमबीबीएस ट्रेनिंग के बाद सभी कॉम्पिटेंट डॉक्टर बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर डेटा पब्लिक करने में प्रॉब्लम क्यों है? स्टूडेंट्स के नाम पब्लिक मत कीजिए, उनकी कास्ट पब्लिक मत कीजिए, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी डाटा तो दिखाइए। डिफरेंट एंट्री स्कोर ग्रुप्स की फर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस क्या रही, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, कितनों को सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ा, कितनों ने कोर्स छोड़ दिए, क्लिनिकल असेसमेंट में परफॉर्मेंस कैसी रही, फाइनल कॉम्पिटेंस में गैप बचा या खत्म हो गया। अगर डेटा दिखाता है कि ट्रेनिंग के बाद शुरुआती गैप खत्म हो जाता है तो रिजर्वेशन क्रिटिक्स को अपनी बात बदलनी पड़ेगी, और अगर गैप बना रहता है तो सरकार को ब्रिज क्लासेस और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दोनों सिचुएशन में देश का ही फायदा होगा। जिस पॉलिसी के पास प्रूफ होता है वो ऑडिट से नहीं भागती, और जिस पॉलिसी को सिर्फ एक इमोशन बचा रहा हो उसे डेटा से बहुत डर लगता है। राघव चड्ढा जी ने एयरपोर्ट पर महंगी चाय और खाने का मुद्दा उठाया, उन्होंने 28 दिन वाले मोबाइल रिचार्ज पर भी सवाल उठाए। लेकिन राघव जी, एक सवाल मेरा भी है, मोबाइल रिचार्ज के 4 एक्स्ट्रा दिन तो दिखाई दे गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3-3 साल खोते स्टूडेंट्स वो आपको कब दिखाई देंगे? एयरपोर्ट की चाय पर क्विक विक्ट्री मिल सकती है, कब हाथ में उठाइए, कैमरा के सामने खड़े हो जाइए,
रील बनाइए, कैप्शन लिखिए, जनता की जीत। लेकिन रिजर्वेशन रिफॉर्म, उस पर रील कैसे बनेगी? कास्ट ऑर्गेनाइजेशन नाराज होंगी, पार्टी का वोट कैलकुलेशन बिगड़ेगा। आज पॉलिटिक्स को क्विक विंस चाहिए, एक वायरल स्पीच, एक कैची क्लिप, एक ट्रेंडिंग हैशटैग। लेकिन करोड़ों स्टूडेंट्स की उम्र, उनकी एंजाइटी, उनके परिवार की सेविंग्स, उनका मेंटल प्रेशर, ये मुद्दा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि मोबाइल कंपनी नाराज हुई तो इलेक्शन शायद नहीं हारेंगे, वोट बैंक नाराज हुआ तो चेयर जा सकती है भैया। राहुल गांधी रिजर्वेशन की 50% लिमिट हटाने की बात करते हैं, ठीक है राहुल जी, लेकिन परसेंटेज बढ़ाने से पहले पॉलिसी का ऑडिट होगा। बेनिफिट सबसे कमजोर तक पहुंचा के नहीं, कितने फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स और ऑफिसर्स बने, क्या कंपैरेटिवली सेटल्ड फैमिलीज को बेनिफिट बार बार मिल रहा है, और आपका फाइनल टारगेट क्या है? 60%, 70%, 80%, या हर इलेक्शन में नया परसेंटेज? दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स ने रिजर्वेशन को नुकसान पहुंचाया। ठीक है मोदी जी, तो रिफॉर्म कौन करेगा? आउटकम का ऑडिट कौन करेगा? कॉमन मिनिमम लेवल पर डिबेट कौन करेगा? ट्रांसपेरेंट डेटा कौन पब्लिश करेगा? एक तरफ बोला जाता है रिजर्वेशन और बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ बोला जाता है रिजर्वेशन कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कोई ये नहीं बोलता पहले ईमानदारी से नापेंगे कि पॉलिसी काम कर रही है या नहीं। क्योंकि रिजर्वेशन अब सिर्फ पॉलिसी नहीं रही, अब पॉलिटिकल रिलीजन बन चुकी है। और पॉलिटिकल रिलीजन में ऑडिट नहीं होता, सिर्फ स्लोगन्स होते हैं। लेकिन पूरी कहानी में रिजर्व स्टूडेंट विलन नहीं है और जनरल स्टूडेंट भी विलन नहीं है। असली विलन है कम अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स डिमांड के मुकाबले कम है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस मिडिल क्लास फैमिली के रीच से बाहर है। और जब अपॉर्चुनिटीज कम होने लगे तो हर सीट युद्ध बनेगी, और जैसे युद्ध बना तो पॉलिटिक्स उस युद्ध को कास्ट में बांट देती है। रिजर्व स्टूडेंट को डराया जाता है तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और जनरल स्टूडेंट को गुस्सा दिलाया जाता है तुम्हारी सीट किसी और ने ले ली। दोनों स्टूडेंट्स को आपस में लड़ाई रखते हैं, और कोई सरकार से ये नहीं पूछता अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स कहाँ हैं, अफोर्डेबल मेडिकल कॉलेजेस कहाँ हैं। देखिए, सिस्टम अभाव बनाता है और स्टूडेंट उस पर लड़ते रहते हैं। पॉलिटिशियन वोट लेकर निकल जाता है, प्रॉब्लम सरकार बनाए, लड़ाई स्टूडेंट्स लड़े, क्रेडिट नेता ले जाए। भाई बहुत बढ़िया मॉडल है। और इन सब बातों में मेरा स्टैंड साफ है, हिस्टोरिकली डिप्राइव स्टूडेंट्स को ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छे स्कूल्स, फ्री कोचिंग, हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप, बुक्स, इंटरनेट, न्यूट्रिशन, मेंटरशिप। लेकिन ये सपोर्ट रिजल्ट के बाद नहीं, एग्जाम से कई साल पहले शुरू होना चाहिए। दूसरा रिफॉर्म, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी के लिए एक मीनिंगफुल कॉमन मिनिमम लेवल होना चाहिए। उस लेवल के ऊपर रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट उस लेवल के ऊपर तक नहीं पहुंच पाया तो सरकार उसे फ्री प्रिपरेशन ईयर दे, कोचिंग दे, हॉस्टल दे, पूरा खर्चा उठाए, उसे पहले तैयार करे, लेकिन केवल सीट भरने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड नीचा ना करें। तीसरा रिफॉर्म, एंट्री के रास्ते अलग हो सकते हैं। फाइनल कॉम्पिटेंस का स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। हर मेडिकल ग्रेजुएट के लिए एक जैसी टफ क्लिनिकल असेसमेंट हो। हर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस रिव्यू हो। चौथा रिफॉर्म, हर 10 साल में पॉलिसी का इंडिपेंडेंट ऑडिट हो। किसे फायदा मिला, कौन पीछे रह गया, रिप्रेजेंटेशन कितना बढ़ा, बेनिफिट सबसे कमजोर तक पहुंचा या नहीं, कहां रिजर्वेशन अभी भी जरूरी है और कहां पॉलिसी बदलने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये रिफॉर्म करेगा कौन? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या राघव चड्ढा, या कोई ऐसा लीडर जो अगले इलेक्शन से ज्यादा अगली जनरेशन के बारे में सोचे। और यही असली लीडरशिप है। जनरल स्टूडेंट पुराने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अपराधी नहीं है। दोनों ने अपना अपना जन्म नहीं चुना, दोनों ने अपनी कास्ट भी नहीं चुनी। तो जस्टिस ऐसा होना चाहिए, एक कमजोर स्टूडेंट को ऊपर उठाए लेकिन दूसरे इनोसेंट स्टूडेंट को नीचे धकेल कर नहीं। 950 मार्क्स वाले स्टूडेंट का दर्द स्वीकार करना कास्ट हेटेड नहीं है, और 902 मार्क्स वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंसल्ट भी ना करें। सवाल व्यक्ति से नहीं, सवाल उस रूल से है जो हायर स्कोर को रिजेक्ट और लोअर स्कोर को एक्सेप्ट कर सकता है, और फिर इस फर्क पर सवाल भी नहीं चाहता। जिस दिन दोनों तरफ के स्टूडेंट ये समझ गए और आपस में लड़ना बंद कर देंगे, फिर सवाल पॉलिटिशियन से होगा। स्कूल इतने अनइक्वल क्यों हैं? मेडिकल सीट्स इतनी कम क्यों हैं? आउटकम डेटा पब्लिक क्यों नहीं होता? रिजर्वेशन का ऑडिट क्यों नहीं होता? और हर रिफॉर्म वोट बैंक के सामने छोटा क्यों पड़ जाता है? ये है लॉजिक पोस्ट और मैं हूं हिमांशु। यहाँ हम किसी कास्ट के व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन कास्ट के नाम पर बने किसी रूल के सवाल को इम्यूनिटी भी नहीं मिलेगी।